हेलो प्यारे दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सिद्धांतों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। हम दो सिद्धांत पहले कर चुके हैं, एक तो जो डॉक्टर जीन पियाजे का सिद्धांत और एक वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ये दोनों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। चलो आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे हम कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत और डॉक्टर जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। और कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, ये हर बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, हम इसको भी करेंगे अच्छे से और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो भी करेंगे। फिर इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार हम अच्छे से करते हैं। ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या कहता है? समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना ही नैतिकता कहलाता है। क्या बताया इसने? समाज के जितने भी नियम हैं और आदर्श हैं एवं मानक, रूल रेगुलेशन है जो सोसाइटी के, उसके अनुसार अगर हम अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित तो कर लें तो हम कहलाएंगे नैतिक, और उसके अनुरूप कार्य न करके इसके विरोध में कार्य करेंगे तो कहलाएंगे अनैतिक। ठीक है, ये बात कही आपके कोलबर्ग ने। ठीक है, कोलबर्ग थे वो अमेरिकन थे। ठीक है, कोलबर्ग अमेरिकन थे जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर के 10 से 16 आयु वर्ग के लड़कों को 72 लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। ठीक है, और कहानी क्या थी? कोई हिंज नाम का कोई व्यक्ति के बारे में उनके बारे में कहानी सुनाई थी, जिसमें क्या था भी, उसके सामने एक ऐसी दुविधा आई कि उसकी जो वाइफ है वो मरने को थी और उसको एक चाहिए थी दवाई। ठीक है, वो उसको लाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उसको देने से मना कर देता है और वो उसको क्या करता है, रात को वहाँ से चुरा लेता है। तो उसके ऊपर ये सारी कहानी इसने लिखी। लॉरेंस कोलबर्ग है, ये अमेरिकन थे। उनका जन्म 1927 में हुआ और मृत्यु हुई इनकी 1987 में। इन कहानियों में से एक सुप्रसिद्ध कहानी जिसने कोलबर्ग ने बच्चों को सुनाया वो यूरोप के रहने वाले हाइंज नाम के व्यक्ति से संबंधित है। वो वही व्यक्ति है जो अपनी वाइफ के लिए जो दवाई है ना वो चुरा के लाया था। ठीक है, जिससे उसकी वाइफ है वो ठीक भी हो गई थी। नहीं, अगर वो दवाई उसको नहीं मिलती तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो फिर उसमें उसने बच्चों के सामने रखा कि जो चोरी करना है वो नैतिकता थी या उसकी अनैतिकता। उसने कई सारे क्वेश्चन रखे बच्चों के सामने, प्रस्तुत किए सारे क्वेश्चन, फिर बच्चों को उनके ऊपर राय देखी। ठीक है, और इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो कैल गिलिन ने की थी। ठीक है, उसने कहा कि ये है ना पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो ये है जो आपका नैतिक विकास सिद्धांत, इसमें लड़कियों को इग्नोर किया गया है। जो लड़कियों की सोच है उसको इग्नोर किया गया है। इसमें क्या कहा गया? कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के 3 तो स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। सभी व्यक्ति इन सभी चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते। क्या बताया? कि 3 स्तर बताए और 6 अवस्था, लेकिन सभी बच्चे इसको, मतलब जो इसके 3 स्तर है ना वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते। आगे क्या है? तो इनका प्रथम जो स्तर है, प्रथम जो चरण है वो है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इस स्तर पर बालक की अभिप्रेरणा और नियंत्रण दोनों ही बाह्य होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे में इतनी समझ नहीं होती। ठीक है, वो उसकी जो अभिप्रेरणा और नियंत्रण है ना वो बाह्य होते हैं। उसके माता पिता, शिक्षक, उसके बड़े, ये दोनों ही बाह्य होते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में प्रथम जो उसका लेवल है ना उसमें, इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं वो पढ़ते हैं। पहली अवस्था है इसकी दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। बालक के अनुसार दंड से बचना तथा आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है। इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा? उसी कार्य को, मतलब
वो करना चाहेगा। आज्ञा का पालन तभी करेगा, वो क्यों कर रहा है कि वो दंड से बचना चाहता है, ठीक है। वो आज्ञा का पालन इसलिए कर रहा है, न कि इसलिए कि वो उसको ही करना है, नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि वो दंड से बच सके, ठीक है। इसको आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी कह सकते हैं। पहली अवस्था हो गई ना, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बच्चा कोई भी कार्य इसलिए करता है कि वो दंड से या बच सके, ठीक है। दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। दूसरी अवस्था क्या बताई? साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। बालक के अनुसार यदि किसी कार्य के बदले उसे कुछ लाभ होगा तो वो कार्य नैतिक है, चाहे वो गलत हो सही हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसको कोई लाभ होगा तो वो कार्य नैतिक है। बच्चे की जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होनी चाहिए इस अवस्था में, वो उसको नैतिक मानता है, ठीक है। और ये दो पहले स्तर हो गए ना, इसमें पहली अवस्था सी आपकी दंड की अवस्था, या ऐसे कह सकते हैं दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। और दूसरी अवस्था थी साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। पहली अवस्था में क्या है, बच्चा वही कार्य करेगा जिससे कि उसको दंड से बचा जा सके, और दूसरी अवस्था में वो वही कार्य करेगा जिसमें उसको कुछ लाभ मिले, ठीक है, उसकी इच्छाएं पूरी हो। ये दोनों अवस्थाओं में ये फर्क था, ठीक है। और प्रथम स्तर आपका हो गया है। अगला स्तर देखते हैं, द्वितीय स्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। दूसरा स्तर है आपका परंपरागत स्तर। अभिप्रेरणा आंतरिक, अभिप्रेरणा तो आंतरिक होगी लेकिन नियंत्रण बाह्य होगा, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा नियम की बात करता है, ठीक है, नियम की बात करेगा, रेगुलेशन की बात करेगा इस अवस्था में बच्चा। कौन सी स्तर में? द्वितीय स्तर में, परंपरागत स्तर। इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी। पहली है, तीसरी अवस्था इसकी होगी, 6 अवस्थाएं बताई थी ना कोलबर्ग ने, तो 2 हम कर चुके पहले, एक स्तर कर चुके, दूसरा स्तर कर रहे हैं जिसकी हम पहली अवस्था, और कोलबर्ग के उससे तीसरी अवस्था कर रहे हैं। तीसरी अवस्था परस्पर एक रूप अभिमुखता। परस्पर एक रूप अभिमुखता, इसमें क्या है तीसरे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है हर बार। जो तीसरी अवस्था है वो होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। इसे हम प्रशंसा की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी को अच्छा लड़की, हाँ भाई अच्छा कार्य करा, ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छी लड़की है, तो उससे प्रसन्न होता है, वो उसी कार्य को नैतिक मानता है जिसमें बड़े उसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तीसरी अवस्था आपकी ये थी, परस्पर एक रूप अभिमुखता। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, ठीक है, उसी चीज़ को नैतिक मानेंगे जिसमें बड़े उनकी प्रशंसा करें, ठीक है। चौथी अवस्था है आपकी अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता चौथी अवस्था आपकी ये है। इसमें क्या कह रहा है, समाज का नियम सबसे ऊपर होगा, उसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा, परिणाम चाहे उसके कुछ भी हो। बच्चा ये मानता है कि जो समाज के नियम है ना वो बदलने वाले नहीं है, ठीक है, वो उसके ऊपर कार्य करेगा चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, वो उसको मानने पड़ेंगे। अधिकार संरक्षण अभिमुखता ये चौथी अवस्था थी। अगली है, ये 4 अवस्थाएं हो चुकी हैं आपकी। तीसरी थी आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है। इसमें बच्चा वही कार्य करेगा जो कि उसके बड़ों से उससे प्रशंसा मिले। चौथी अवस्था उसमें क्या है, उसमें बच्चा नियमों को सुदृढ़ मानता है, नियम चेंज नहीं होंगे, वो उसको हर हाल में मानने ही पड़ेंगे, चाहे रो के मानने चाहे हंस के मानने जरूर पड़ेंगे, ठीक है। और तृतीय स्तर है नैतिक स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या है, इसमें अभिप्रेरणा और नियंत्रण दोनों आंतरिक होते हैं, ठीक है। इसमें अभिप्रेरणा भी आंतरिक होगी और नियंत्रण भी आंतरिक होगा। और ये पांचवी तथा छठी अवस्था को प्राप्त करने के लिए अमूर्त चिंतन का आवश्यकता पड़ती है। अमूर्त चिंतन आपकी किशोर अवस्था में आती है। यह केवल 10 से 15% ही प्राप्त कर पाते हैं। जो ये पांचवी और छठी अवस्था है इसको केवल 10 से 15% बच्चे ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और वो पहली और दूसरी स्तर में ही रुक जाते हैं, ठीक है। इसमें पांचवी और छठी अवस्थाओं में कम से कम 10 से 15% ही बच्चे आ पाते हैं। तो पांचवी अवस्था क्या कहती है इसकी, सामाजिक संपर्क अभिमुखता।
नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। इसमें बच्चा ये सोचता है कि नैतिक निर्णय वही सही होगा जिसका बहुमत अधिक होगा। बच्चे उस कार्य को नैतिक मानते हैं जिसे अधिकतर लोग मानते हैं। यदि अधिक लोगों की राय हो तो नियम को बदला भी जा सकता है। इसमें बच्चा उसी चीज़ को सही मानेगा जो उसकी राय अधिक लोग मान रहे हो, ठीक है, और उसको चेंज भी किया जा सकता है इसमें। तो ये हो गया आपकी सामाजिक संपर्क अभिमुखता। पांचवी अवस्था आपकी ये थी। और छठी अवस्था कौन सी है? छठी अवस्था आपकी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, इसमें क्या कह रहा है बच्चा? इसमें कोलबर्ग कह रहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है। पहले वो समाज के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था, अब क्या करता है बच्चा? खुद के दिशा निर्देश बना लेता है, उनको चेंज भी कर सकता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी। कहते हैं ना किशोर अवस्था में बच्चा एकदम तूफान की अवस्था होती है, तो इसीलिए होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? जो खुद के नैतिक नियम बना लेता है, चाहे समाज के अनुसार वो सही हो या गलत हो। देखो उदाहरणार्थ, यदि एक झूठ किसी की जान बचाता है तो 100 सच के बराबर है, तो वो झूठ भी बोल देगा। तो इसमें आगे ना नैतिक निर्णय खुद के ऊपर डिपेंड है, न कि समाज के ऊपर। वो नैतिक निर्णय चेंज भी कर लेगा। तो ये आपके 6 अवस्थाएं थी कोलब्रे की, और 3 आपके थे स्तर। हो गया ना? पहले स्तर में था आपके 2 अवस्थाएं, दूसरे में भी 2 अवस्थाएं, और तीसरे में भी 2 अवस्थाएं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक निर्णय उनकी अवस्था के अनुसार होता है, कार्यों के आधार पर नहीं। कोलबर्ग ने सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया है वो दिया है उसकी अवस्थाओं पर। जो नैतिक निर्णय वो अवस्थाओं के अनुसार लेगा, न कि कार्यों के अनुसार। और इसकी आलोचना किसने की थी? आलोचना की थी कैरोल गिल्गिन ने। कैरोल गिल्गिन ने क्या कहा? यह सिद्धांत केवल लड़कों के आधार पर किया, लड़कियों से प्रश्न नहीं पूछे। जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है, क्योंकि लड़कियां अपनी स्वतंत्रता को कहीं अधिक नियंत्रित कर लेती हैं। और अगला है आपका डॉक्टर जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। इससे हर बार हर सुपर टैट में, अचटैट में, सी टैट में, केवीएस में, डीएसएस में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं पियाजे का नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या है? डॉक्टर जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने 1932 में अपनी मशहूर पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताया कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है। तो इसमें पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई। एक बताई प्रायत नैतिकता की अवस्था, जो स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें क्या कहता है पियाजे? इसे नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है। यह लगभग 2 से 8 वर्ष तक की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चा सत्तावादी वातावरण में डूबा रहता है। माँ बाप की उसके ऊपर सत्तावादी जो वो अवस्था होती है, ये यही है। बड़ों की हर एक का उसका कहना मानना पड़ेगा, माँ बाप का, शिक्षक का, उससे बड़ों का, समाज का, सबका। वो मतलब सत्तावादी अवस्था है ये। इसमें बच्चे को लगता है कि नैतिक कानून बदले नहीं जा सकते। जितने भी कानून बने हुए हैं नैतिक समाज के अनुरूप, वो बदले नहीं जा सकते, वो उसको बदल ही नहीं सकता। तो इसको हेटेरोनोमस अवस्था कहा पियाजे ने। तो अगली अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। यह अवस्था 9 से 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ बच्चा जो सही और गलत का निर्णय है ना, देखो यहाँ ये बच्चा नहीं, ये बच्चा है यहाँ पर, ये वाला बच्चा। यहाँ बच्चा सही और गलत का निर्णय स्वयं करने लगता है और कानून बदल भी सकते हैं। ठीक है, कि पहले तो क्या था, कानून बदल नहीं सकते, समाज के अनुरूप उसको चलना ही होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। और इसमें क्या है, इसमें इस अवस्था में बच्चा ये सोचने लगता है कि कानून बदले भी जा सकते हैं। और ये अवस्था 9 से 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। और अब हम करते हैं कोलबर्ग और इससे पियाजे से संबंधित प्रश्न उत्तर दोनों के, जो ये हमने किए हैं ना अभी, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 है आपका व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या 2
नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखो, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना देना, एकदम कठोर हो गया भाई। जो वातावरण हमने कठोर नहीं करना, जो कक्षा का जो वातावरण हमने रिजिड नहीं करना, हमने बिल्कुल लचीला बनाना है वातावरण को। तो नंबर 2, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हाँ, जो चर्चाएं होती हैं उन्हें उनमें हम बच्चों को शामिल कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कोलब्रुक के अनुसार। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन है आपका, गिलगिन ने कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की? देखो, ऑप्शन 1, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन 2, क्योंकि यह निश्चित सांस्कृतिक समूह में उच्च स्तरीय नैतिक तर्क को नहीं पहचानता। या 3, क्योंकि यह नैतिक सोच पर अत्यधिक जोर देता और नैतिक व्यवहार पर पर्याप्त जोर नहीं देता। या 4, उपरोक्त सभी। देखो, गिलगिन ने बताया कि क्योंकि ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता। क्योंकि उसमें गिलगिन ने बताया कि उसने तो बच्चों को ही शामिल किया था, बच्चे शादीशुदा थोड़ी थे उसमें। और वो जो जिसकी कहानी जो कोलब्रुक ने बताई वो तो शादीशुदा था। तो उस स्थिति, उस सिचुएशन को एक बच्चा कैसे समझ पाएगा? ठीक है, ऑप्शन 1 आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है, दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास कोलब्रुक का सिद्धांत से पता चलता है। ऑप्शन 1, इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं है। 2, सिद्धांत की सार्वभौमिकता में परस्पर विरोधी परिणाम है। या 3, पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है। या ऑप्शन 4,